गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। आ Yes, रही है आवाज? yes, ma'am. Good आज morning. क्लास क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग मैम। आज क्लास का क्या किया जाए? मेरे पास इंक नहीं है। क्यों? मैं फिर भूल गई। मैम आप एकेडमी से नहीं ले रहे क्लास? क्या हुआ? एकेडमी से नहीं ले रहे क्लास? अरे एकेडमी से ले रही होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर से ले रही हूँ। ओके मैम। कल भी भूल गई मैं। कल भी बड़ी मुश्किल से एंड तक चलाया मैंने। मैं वही ढूंढ रही थी कब से, कहीं मेरे को इंक मिल जाए। आज नहीं मैम, वैसे ये हमें मार्कर करना चल रहा है। चल जाएगा। हाँ जी, विजिबल है मैम ये मार्कर। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा कल बताया, कल लास्ट क्या किया था मैंने? इमेजेस वाला ही किया था मैम। आप बोल रहे थे मैं चेक करूंगी, अगर स्पीयर वाला केस हुआ तो वो करवा दूंगी, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो। हाँ वो है आपकी बुक में। हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। एक स्फीयर है। ये एक ग्राउंडेड ये एक ग्राउंडेड नो कंडक्टिंग स्फीयर है। ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है? अगर ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है? जीरो। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखूं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दूं, देन क्या होगा? इसके ऊपर अपोजिट चार्ज आएगा, जैसे हमने कल किया था शीट के साथ। शीट के ऊपर नीचे कहीं पे भी आसपास उसके चार्ज रख दोगे तो शीट के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है। अगर प्लस क्यू अब ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के साथ में रखोगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, वो भी अपोजिट। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? इसका रेडियस मैं ले रही हूँ आर। इसका रेडियस हम ले रहे हैं आर। और यहां से ये पॉइंट चार्ज पी है, इसको याद करो। कल वाला केस, कल वाला केस कैसे याद करना है कि हमारे पास एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट थी, एक प्लस क्यू चार्ज था। पी पॉइंट पे मैं खड़ी होकर देख रही थी कि मुझे कितना पोटेंशियल फील होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। ठीक है, तो सेम ही केस हुआ इस वाला भी। अब इस ओरिजिन से पी प्लस क्यू चार्ज तक, ठीक है, अब इन्होंने जो डिस्टेंस लिया हुआ है, मैं सेम साइन कन्वेंशन ले लेती हूँ। मैम टेक्निकल एजुकेशन में फिजिक्स लेक्चर की वैकेंसी आई है ना कॉलेज की? क्या हुआ? टेक्निकल एजुकेशन में फिजिक्स लेक्चरर कॉलेज की वैकेंसी आई है ना? पंजाब में? हाँ जी। अब मेरे को कल नोटिफिकेशन नहीं भेजी। मैम ऑफिशियल भूल गए। नोटिफिकेशन आ गई है? ऑफिशियल नहीं आया मैम, वो साइट पे मतलब कि वैसे अपलोड, अभी आ जाएगी ये वैकेंसी आएगी। पोस्ट ही एचपी में ना है। कॉलेज एचपी में कॉलेज कैडर की वैकेंसी आउट नहीं है, बहुत है। हिमाचल प्रदेश में हाँ जी। मैथ्स की है उसमें। मैथ्स की है, सबकी मैम है। वो भेज देंगे वो नोटिफिकेशन आप? क्या हुआ? आप वो नोटिफिकेशन भेज दोगे? अभी भेज देती हूँ। ठीक है मैम। हैंग हो गया। भेज दिया।
अब देखो इसका रेडियस ना इन्होंने लिख रखा है आर की जगह पे ए, पहले तो इसको चेंज करो। फिर ओरिजिन है ये, ओरिजिन से पी पॉइंट का, ओरिजिन से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है एक्स, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वाई। और पॉइंट चार्ज से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर। अब आप एक चीज देखो, ये चीज क्या देखनी है। अब जैसे शीट को मैंने रिप्लेस कर दिया था किससे, एक पॉइंट चार्ज बट अपोजिट कर, ठीक है। बट अगर यहाँ पे भी हम देखें, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस सरफेस पे, इस पूरे कंडक्टिंग स्फीयर पे भी माइनस क्यू चार्ज ही आएगा टोटल, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता किसके सरफेस पे आएगा, इसके वॉल्यूम पे आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा वो चीज मुझे नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ, मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि क्यू डैश चार्ज आया है, ठीक है। क्यू डैश क्या है, क्यू डैश है हमारे पास इमेज चार्ज, इसका इसका इमेज चार्ज है। जैसे वहां पे मैंने कंडक्टिंग शीट को रिमूव करके नीचे माइनस क्यू रख दिया था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपने क्या करना है, मुझे नहीं पता कि चार्ज कहाँ पे आएगा, ठीक है। चार्ज इसके सरफेस पे आने वाला है, इसके वॉल्यूम पे आने वाला है, या फिर कहाँ पे आने वाला है, इसलिए मैंने इसको मान लिया कि क्यू डैश चार्ज यहाँ पे आएगा। अब जब एंड में निकालेंगे क्यू डैश की वैल्यू, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि कहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब इसका यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस मान लेती हूँ मैं वाई डैश, इसका पी पॉइंट से हम डिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश, ठीक है। तो हमारे पास अब केस क्या रह गया है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक क्यू डैश चार्ज है, एक पी है, ठीक है। क्यू डैश क्या है, इमेज चार्ज है। अब क्यू से पी पॉइंट तक डिस्टेंस आर है, क्यू डैश से पी पॉइंट तक डिस्टेंस आर डैश है, ओरिजिन से पी पॉइंट तक एक्स है, ओरिजिन से क्यू डैश तक वाई डैश है। क्या ये हमारे पास सब कंडीशन बन गई है चीज, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है पी पॉइंट पे पोटेंशियल। पी पॉइंट पे हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल किसकी और किसकी वजह से होगा, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, एक क्यू डैश की वजह से आएगा। जो पोटेंशियल है पी पॉइंट पे, एक तो वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से आएगा, एक क्यू डैश की वजह से आएगा। तो यहाँ से अब निकालना है हमें क्यू प्लस क्यू की वजह से, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक आर, ठीक है। फिर प्लस क्यू डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा आर डैश, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर डैश। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल लो लगा के, अगर मैं आर और आर डैश को एक्स वाई वाई डैश की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको एक्सटेंड करो गाइस, इसको यहाँ तक, इसका एरो इस तरफ जाएगा, ठीक है, पी पॉइंट तक जाएगा इसका एरो, या फिर कैसे जाएगा, मुझे कोई एरो बता सकता है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। हम ये चीज पहले भी कर चुके हैं, जिन्होंने पहले वाली क्लासेस लगाई हुई है। ओरिजिन से पी पॉइंट मैम तक क्यू जाएगा तो, चार्ज है वो ओ क्यू डैश ओ क्यू पॉजिटिव वाली लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब। हाँ जी, ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है मैम। हाँ जी, ये ना चीज ऐसे है, मार्कर की प्रॉब्लम आ रही है। ये है कि यहाँ पे प्रेजेंट है क्यू डैश, यहाँ पे है ओरिजिन, यहाँ पे है प्लस क्यू, फिर एक पी पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से डिस्टेंस है आर, यहाँ से डिस्टेंस है आर डैश, ये है एक्स, ये है वाई डैश, ठीक है। ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस है वाई, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, अच्छा, वाई माइनस वाई डैश हो जाएगा। ये है हमारे पास चीज। अब इसके एरो लगाने हैं, किस तरफ होंगे, ओरिजिन से पी पॉइंट तक एरो जाएगा, ठीक है, और यहाँ ओरिजिन से क्यू
डैश का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्यू मैं इसका एरो किस तरफ लगाऊं, पी पॉइंट की तरफ लगाऊं या फिर क्यू की तरफ लगाऊं? इसका एरो किस तरफ जाना चाहिए? ये तो चीज पहले हो चुकी है। मैम क्यू से पी की तरफ, क्योंकि फोर्स लगेगी ना मैम पी पे। यस, ये लगा रहा है फोर्सेस पे, ये क्यू से पी पॉइंट की तरफ जाता है एरो। ऐसे ही फिर यहाँ पे होगा क्यू डैश से पी पॉइंट की तरफ जाएगा एरो, ठीक है। अब इनका एरो किस तरफ जाएगा? ये ऐसे जाएगा, क्यू डैश से क्यू की तरफ जाएगा एरो। अच्छा, क्यों जाएगा वैसे ही एरो इस तरफ मैंने क्यों लगाया है, इस तरफ मैंने क्यों लगाया, ये माइनस क्यू चार्ज आने वाला है, ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, तो खींचेगा तो यहाँ पे एरो इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वाला रूल रूल लगाना है। वो रूल क्या है, अगर आप इस ट्रायंगल को मैम देखो, ओरिजिन से क्यू डैश की तरफ क्यों गया एरो? ये होता ही ऐसे है, साइन कन्वेंशन इसकी। ओरिजिन और से हम ओरिजिन से पी की तरफ। हम्म ओरिजिन से पॉइंट की तरफ लेते हैं। ठीक है मैम। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना। अच्छा, अब इसमें लगाओ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होगा? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा इस वाले ट्रायंगल वाई में? डैश प्लस आर डैश इज इक्वल टू एक्स। यस, दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ये है एक ये है, तो y डैश प्लस आर डैश, y डैश प्लस आर डैश, y डैश प्लस आर डैश, ये किसके लिए बोला गया है? x के, ठीक है। तो हमें यहाँ से r डैश की वैल्यू चाहिए, वो हो गया x माइनस y डैश, मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हमारे पास r डैश की वैल्यू ये बन गई है। अब इस पूरे पे लगाओ, इस पूरे पे वाई प्लस लगाना आर है इज इक्वल टू हमें। एक्स। यस, ये यहाँ से यहाँ तक y है, ये सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन, तो y प्लस आर इसके इक्वल आ गया x के, तो r आ गया है x माइनस वाई, मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, r की वैल्यू x माइनस वाई प्लस क्यू डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई डैश, ये है जी। अब यहाँ पे देखो, ये पोटेंशियल निकल तो आया है, ये पोटेंशियल निकल तो आया है, जैसे हमने लास्ट टाइम निकाला था, सेम चीज आई है कि पोटेंशियल हमने निकाल लिया। अब हमें चेक करना है जो कि हमने जो इमेज चार्ज से इस कंडक्टिंग स्फीयर को रिप्लेस किया है, ठीक है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा है, क्या वो सही है, क्या वो बाउंड्री कंडीशंस को या फिर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? तो हमारे पास कंडीशंस कौन सी थी, कंडीशन क्या थी कि अगर आप सरफेस पे देखोगे, पहली चीज सरफेस पे देखोगे तो पोटेंशियल कितना मिलना चाहिए, जीरो। सरफेस पे ये है क्योंकि ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके सरफेस पे कितना चार्ज मिलेगा, जीरो चार्ज बोल रही हूँ। इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना मिलने वाला है, जीरो। अब सरफेस पे देखना है खड़े होके आपने, अगर सरफेस पे खड़े होके देख रहे हो, पी पॉइंट आपका कहाँ पहुंच गया है सरफेस पे, पी पॉइंट आपका कहाँ पे पहुंच गया है, सरफेस पे। तो ये इतना डिस्टेंस x को मैं a लिख सकती हूँ, हाँ जी बताओ, x को मैं a लिख सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा P पॉइंट आ गया है सरफेस पे, मैं इस स्फीयर के ऊपर खड़ी होके देख रही हूँ, वहां पे पोटेंशियल कितना मिलना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे ये टोटल ओरिजिन से x था, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, तो ये है x, x किसके इक्वल है, इसके रेडियस के, तो मैंने ये लिख दिया। अब इस वाली इक्वेशन में क्या करो, चेंज कर दो, x को a कर दो, a माइनस वाई प्लस क्यू डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस वाई डैश, ये बना। क्या ये दोनों इक्वल आ गए हैं या फिर माइनस साइन आ गए, ये वाली चीज तो इक्वल ही नहीं आए हैं, ठीक है।
तो ये पोटेंशियल कैसे सही हुआ, ठीक है। अब हमारे पास चीज क्या आ गई है कि अगर x इज इक्वल टू a पे खड़ी होकर देख रही हूँ तो मेरा पोटेंशियल 0 आ जाना चाहिए, ये 0 नहीं आया है, तो हमें ये बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम, देखो अगर आपने इसको 0 बनाना है, पहली चीज में यहाँ से a बाहर निकाल दूंगी, यहाँ से मैं a बाहर निकाल दी हूँ, a बाहर निकाला तो बनेगा 1 माइनस y बाई a। यहाँ से मैं y डैश बाहर निकालती हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से y डैश कॉमन निकाला तो 1 माइनस y डैश आ जाएगा। वैसे तो बनना चाहिए a बाय y डैश माइनस 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो। मैं एक तो वो करने के लिए कि दोनों इक्वल दिखे इसलिए माइनस को, ठीक है, अंदर ही ऑब्जॉर्व करके इसके, ठीक है। तो यहाँ से मैंने a बाहर मैम निकाला, हाँ जी, हाँ जी, फिर यहाँ से भी तो ए ही निकालेंगे जस्ट दिखाने के लिए इन्हें। फिर a तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, एक रिलेशन बनाना है हमें, इसलिए ये ठीक है कर मैम। रही हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से a बाहर निकाला, यहाँ से y डैश बाहर निकाला। अब एक चीज देखो, अगर ये दोनों टर्म्स ने इक्वल होना है, ठीक है, मींस इक्वल एंड अपोजिट होना है, तभी हमारा पोटेंशियल 0 आएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट होने के लिए देखो, ये जो q बाय a है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ q डैश बाय y डैश के, ये होनी चाहिए। यहाँ पे q बाय a नेगेटिव ऑफ q डैश बाय y डैश की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से q डैश की वैल्यू निकली है कितनी, माइनस q बाय a इंटू y डैश। q डैश चार्ज की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारे पास। ये चीज क्लियर है मैंने क्यों लिखा है, हाँ जी बताओ। मैम ये पता नहीं चला ये कैसे आ मैम गया। ये अंदर वाला भी थोड़ी कटेगा, फिर ये भी तो इक्वल होना चाहिए ना, 1 माइनस वाई बाई ए इज हाँ इक्वल टू जी, 1 माइनस ए बाई वाई डैश। यस, ये भी इक्वल करना है। देखो हमारे पास इन दोनों टर्म्स को इक्वल बनाना है हमें, इन दोनों टर्म्स को इक्वल एंड अपोजिट बनाना है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट बनाने के लिए जैसे देखो, इक्वल एंड अपोजिट का क्या मतलब है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अभी इस चीज को देखो, इस चीज में क्या है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, फिर माइनस ऑफ q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये दोनों कैंसिल होकर पोटेंशियल 0 बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे हमें पोटेंशियल 0 करना है तो यही चीज करनी पड़ेगी, पहले चार्ज वाली टर्म क्या होनी चाहिए, सेम, इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये माइनस होना चाहिए, तो मैं यही चीज बना रही हूँ। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, मैग्नीट्यूड को मैं अभी नहीं देख रही हूँ। q बाई a ही बचा है, यहाँ पे q डैश बाई y डैश बचा है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए विद नेगेटिव साइन, तभी ये कटेंगे। तो यहाँ से अगर इक्वल हुए तो ये चीज बनी, फर्स्ट चीज ये, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं। अब सेकंड चीज, यहाँ पे y बाय a है, यहाँ पे a बाय y डैश है, ये भी इक्वल होने चाहिए तब कटेंगे ये। तो y बाय a इज इक्वल टू, अब तो हमारे पे बिल्कुल ही वो हो गया, y बाय a इज इक्वल टू a बाय y डैश, ये बनेगी प्लीज। ठीक है, तो देखो ये वाली चीज इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली चीज इसके इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ये दोनों सेम बनेगी और अपोजिट बनेगी, तब जाके ये पोटेंशियल क्या बनाएंगी, 0। तब यहाँ से अगर हम देखें y डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, y डैश की क्या वैल्यू निकलेगी, a स्क्वायर बाय y, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस q बाय a स्क्वायर बाय y, तो यहाँ से ये कैंसिल, माइनस q a बाय y आ गया, q डैश की वैल्यू ये निकल के आई है। ठीक है, तो आपका जो इमेज चार्ज है, ठीक है, वो किसकी, जो उसकी पोजीशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, y के ऊपर डिपेंड करेगी कि जो आपका प्लस क्यू चार्ज पड़ा था वो रीजन से कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, ठीक है। और
ये ए रेडियस कितना है, फिर से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना है, वो आपको बताएगा कि चार्ज कितना इंड्यूस होगा और कहाँ पे इंड्यूस होगा। तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली। मैम जो ऊपर ये दो, लिखी है वो नहीं आएगी अब, क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई। देखो इसमें मैंने वाई डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ना, ये वाली, ओके मैम। तो ये वाली चीज बन गई। ठीक है, वैसे ये मोस्टली आता नहीं है, अगर आता है तो आप फिर भी ये चीजें कर सकते हो। क्लियर है ये सभी को? यस मैम। मैम इसका टॉपिक का नेम बता दो, स्फीयर क्या टॉप पूरा नेम क्या है? नेम तो कुछ नहीं रख रखा। मेथड ऑफ इमेजेस फॉर कंडक्ट ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर, मेथड ऑफ इमेजेस फॉर ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर, कल हमने शीट के लिए किया था। इस मैम एक प्रॉब्लम लेके चले हैं बस। प्रॉब्लम सॉल्व किया है हमने, बस वो प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है आपने। मैम इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन देखो इसमें से रेयर क्वेश्चन है जो कुछ बनेगा, और अगर बनता है वो आपको क्या बोलेंगे कि जो आप इमेज चार्ज से रिप्लेस करोगे वो पार्टिकल कहाँ पे होगा। अगर ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट है उसके साथ आप चार्ज रख दोगे तो शीट पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है, इन दोनों में फोर्स कितनी लगेगी, वर्क डन कितना लगेगा, पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, उसके ग्राउंडेड कंडक्टिंग के सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है मार्क करके, लाइट इतना लाइट होके भी? हाँ जी मैम, विजिबल है। नहीं तो मैं आपको कॉपी पे करवा देती अगर प्रॉब्लम है। एक मिनट रुको, देखती हूँ अगर कॉपी पे करवा सकती हूँ, क्योंकि ये मार्कर ज्यादा टाइम चलेगा नहीं। उसके बाद हमारे पास एक आपको पेपर में क्वेश्चन आया हुआ पॉइंटिंग थ्योरम, एक था पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग थ्योरम की जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है ये होती है du by dt, या फिर ये ऐसे लिख लो, माइनस करली u बाई करली t u इंटू डी माइनस ये आता है s इंटू डी, और यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास निकल के आएगा 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी। तो देखो, मैम ये डायरेक्ट रिजल्ट याद करने होंगे? हाँ ये डायरेक्ट रिजल्ट याद करते हैं। अब मैं इस चैप्टर का नाम लिख लेना ईएम वेव। ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है ईएम वेव्स, ठीक है। ईएम वेव्स मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास अभी सन से आ रही है, ये सारी क्या है, ईएम वेव्स है। तो अगर आप ईएम वेव्स की बात करोगे, ठीक है, ईएम वेव्स की बात करोगे, इसमें दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, जो फोटोन्स होते हैं वो दो चीजों से मिलके बने होते हैं।
एक मैम यहाँ पे हाँ जी मैम ये दोनों थ्योरम इसी चैप्टर की हैं। क्या हुआ? ये दोनों थ्योरम्स जो लिखी हैं ये ईएम वेव्स चैप्टर की है। हाँ जी, ईएम वेव का चैप्टर स्टार्ट हो गया है, उसमें है। अभी बता रही हूँ, अभी जस्ट ये लिखना है, समझा रही हूँ कि ये है क्या। ठीक है, अब इसमें देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो तीन चीजों से मिलके बनी होती हैं। बनी तो वो दो चीजों से ही होती हैं। उसमें क्या होता है, एक तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी होती है, और उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी होती है। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ी है, और इसी डायरेक्शन में हो रही है प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अगर आप तीनों देखोगे ना, तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़े होते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, कितना एंगल होता है ईएम वेव के लिए, तो वो 90 होता है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। देखो तीनों में एंगल कितने पड़े हैं, 90, ये भी 90, ये भी 90। तीनों में अगर देखोगे ना आप 90 मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन ऐसे निकल के आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ वेव वेक्टर में, ठीक है, क्या एंगल मिलेगा। प्रोपोगेशन ऑफ वेव मींस वेव जो हमारी किस डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है, वो क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और प्रोपोगेशन ऑफ वेव हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है के वेक्टर। वो हमें बताता है के वेक्टर, ये बताएगा के वेक्टर। ठीक है, तो यहां से आपको जो क्वेश्चन बन सकता था वो बता दिया कि इनके एंगल पे क्वेश्चन आ जाता है। अब जो हमारे पास ये वेव्स आ रही है, ठीक है, ये जो वेव्स आ रही है, इसकी अगर हम एनर्जी देखें, एनर्जी पर यूनिट टाइम, मींस एक यूनिट टाइम में हमारे पास कितनी एनर्जी मिल रही है, वो सेम चीज यहाँ पे लिखी है मैंने, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वो लिख दिया हमने ये। या फिर वर्क पर यूनिट टाइम लिख सकते हो आप इसको, एनर्जी और वर्क पर यूनिट टाइम, ये आया। ठीक है, अब या फिर आप ऐसा बोलो कि एनर्जी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, इसको हमने ये लिख दिया। अब ये होगा किसके इक्वल, ये होगा किसके इक्वल, इसकी मैं दो टर्म लिखी है मैंने। ठीक है, एक हमारे पास ये है, ये एनर्जी स्टोर के बारे में बताता है, और ये हमें बताता है एनर्जी फ्लो के बारे में। वैसे ना इसकी एक डेफिनेशन लिखवा दूं, वैसे बुक में है, नहीं है, बुक में तो नहीं है। आप लोग ना चाहे इसको सर्च कर लेना, इसकी ना वो स्टेटमेंट याद कर लेना कि क्या होती है। आपको मैथमेटिकली तो बता दिया, इसकी दूसरी वाली स्टेटमेंट भी याद कर लेना। ठीक है, वो स्टेटमेंट यही बनेगी कि एनर्जी चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम मींस, या फिर एनर्जी चेंज कैसे हो रही है टाइम के साथ, वो इक्वल होती है कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कितनी एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अब एनर्जी स्टोर कितनी होगी, ये एनर्जी स्टोर कितनी होगी, ये। अब यहाँ पे यू क्या है, ठीक है, यहाँ पे यू क्या है, यू हमारे पास है टोटल एनर्जी, या फिर एनर्जी स्टोर कितनी हुई है। अब यहाँ पे करती है वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन, वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन। अब आप पूरे स्पेस की बात करोगे, जितना भी टोटल वॉल्यूम होगा ना, उस पूरे स्पेस की बात करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। और कर्ली बाय कर्ली टी क्या बता रहा है कि हम स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि हम फाइंड कर रहे हैं कि एनर्जी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो ये चीज आ जाएगी। अब एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर आपको, ये डी टाउ आप मतलब क्या है, वॉल्यूम है? यस ये वॉल्यूम है, इसको डी टाउ की जगह पे डी बी लिख लो, तो इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर कौन कर रहा है, ईएम वेव्स में एनर्जी स्टोर कौन कर रहा है, ईएम वेव्स में एनर्जी कौन स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक एंड फील्ड और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड। एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, जो
फोटोन्स है, हम बोलते हैं फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। अगर पैकेट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कहीं तो स्टोर हो रही होगी, वो स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2। इसको ना मैं ऐसे लिखती हूँ, एनर्जी, एक मिनट मेरे को चेक करने दो, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है जो कैसे है, अदरवाइज ये कंफ्यूजन लेके आएगा। यू एनर्जी डेंसिटी है ये, यहाँ पे ना जो यू है वो एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है, हाँ जी, एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम यस, एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या बनता है, एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, जो एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको मैं ई से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। ये होती है एप्सिलॉन नॉट बाय 2, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई स्क्वायर डी। ये होती है टोटल एनर्जी स्टोर। इसको मैं कोई और ही नाम दे दो, स्मॉल यू दे देते हैं नाम इसको, ठीक है, स्मॉल यू। इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो होती है यू ऑफ ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी टाउ, क्योंकि मुझे टोटल वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन करनी है। अब अगर आप टोटल वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन कर लोगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ई स्क्वायर इंटीग्रेशन वॉल्यूम के ऊपर टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस वॉल्यूम को नीचे ले जाऊं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं, तो ये बन जाएगा कैपिटल यू, ये है एनर्जी डेंसिटी। ये क्या बनी है, एनर्जी डेंसिटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर आपने देखना हो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, तो एनर्जी डेंसिटी होती है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, वहां पे क्या आएगा, म्यू नॉट, यहाँ पे आएगा 2 म्यू नॉट, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर। सिर्फ इतना चेंज करना है, ठीक है। जैसे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर देते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऐसे चेंज करते हो ना, ठीक है। तो देखो 1/एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर देना है म्यू नॉट के साथ, तो सेम चीज यहाँ पे आई है। तो हमने एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर दिया 1/म्यू नॉट के साथ और ई को चेंज कर दिया बी के साथ, तो ये आई है एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी स्टोर होगी, ठीक है। और जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हो, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी हो रही है प्लस मैग्नेटिक फील्ड में कितनी हो रही है, ये हो जाएगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2 बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, नीचे दिख रहा है सबको, ठीक है। टोटल मैम कितनी एनर्जी, हाँ जी, इसका यू वाली लाइन दोबारा बता दो, यू इज इक्वल्स टू यू ई प्लस यू बी, मैम इसको क्या बोलेंगे इकट्ठा, टोटल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थैंक यू मैम। ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, यहाँ पे हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो देखना है हमने, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आने वाली है, नेक्स्ट चीज हमारे पास ये थी, हमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है वो पता चल गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे ये क्या बताता है कि एनर्जी फ्लो, ठीक है, ये हमें क्या बताता है, एनर्जी फ्लो। अब पॉइंटिंग वेक्टर, यहाँ पे जो एस है ना वो है पॉइंटिंग वेक्टर, और ये जो पूरी थ्योरम लिखी है
इसको बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। तो जो ऐसी है यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। और वो हमें बताता क्या है, वो हमें बताता है कि कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है। फर्स्ट टर्म हमें क्या बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितनी एनर्जी स्टोर हो रखी है। और जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो बताता है एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जब भी आपको कभी भी आता है क्वेश्चन पॉइंटिंग वेक्टर से, तो वो क्या बताता है, एनर्जी फ्लो के बारे में बताता है कि ईएम वेव में टोटल कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है। तो जो एक्स की वैल्यू होती है वन, वो होती है 1/μ0 ई क्रॉस बी, ठीक है, ई क्रॉस बी। देखो आप एक चीज हमने यहाँ पे ये बनाया है, ई क्रॉस बी करोगे तो के वेक्टर आना चाहिए, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जैसे अगर मैंने ये ले लिया, जैसे मैंने ये ले लिया आई कैप, ये ले लिया जे कैप, ये ले लिया के कैप, ठीक है। अगर आप के क्रॉस आई करोगे तो क्या आना चाहिए, तो बता सकता है, जे। ठीक है। ये आना चाहिए, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सिंपल। तो ये आपको क्या बताता है कि एनर्जी फ्लो कहाँ पे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो आपको कौन बताएगा, पॉइंटिंग वेक्टर बताएगा कि एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो आपको ये पॉइंटिंग वेक्टर बताएगा, ठीक है। और सिस्टम में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है ये हमने निकाल ली है। अब आपका क्या काम है, गूगल से ना सर्च करना, इसकी जो स्टेटमेंट होती है, वो याद कर लेना क्या होती है। वैसे तो ये एक एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, बट फिर भी आप ना इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेना पॉइंटिंग वेक्टर की सिर्फ, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर। इसका मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया है, ये लिख लिया है सबने। मैम जो ये यू ई लिखे हैं, एक में लिखा हुआ है अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर बाय 2, और एक इधर साइड जो मैम लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, एक तो मैम राइट साइड में लिखा हुआ है यू एनर्जी डेंसिटी के नीचे, नीचे मैम नीचे यू एनर्जी डेंसिटी के नीचे जो फॉर्मूला लिखा है, हाँ जी ये क्या? वाला यू ई वाला मैम, यू ई, हाँ जी मैम ये वाला अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर बाय 2। और एक मैम आपने साइड में लिखा हुआ है जो फॉर्मूला कि ई नॉट बाय 2, हाँ जी, तो मैम ये दोनों कैपिटल यू ई के फॉर्मूले हैं। नहीं 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 नहीं, ये एनर्जी डेंसिटी है, ये हाँ जी, एनर्जी, ये क्या था मैम, आवाज कट गई थी आपकी, क्या कह रहे हो? ये एनर्जी डेंसिटी है, ये हाँ जी, एनर्जी, ठीक है। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकलेगा, ई स्क्वायर यहाँ पे निकलेगा v। अगर आप नहीं इसको नहीं मैम, सॉल्व, ये तो क्लियर हो गया। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये तो एनर्जी डेंसिटी का है, और वो वाला किस चीज का है, जो स्मॉल यू ई का है, वो स्मॉल ये है वो? एनर्जी, टोटल एनर्जी सिंपल कितनी एनर्जी, है। ठीक, ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू मैम। लिख लिया सबने। तो अभी आपने ये जो थ्योरम है इसकी मैथमेटिकली याद करना है। पॉइंटिंग वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, हमें क्या बताता है, एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन बताता है, एनर्जी फ्लो बताता है, ठीक है। उसके बाद टोटल एनर्जी स्टोर कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो याद रखना है। कर दूंगी इसको। यस मैम। अच्छा मुझे सर्किट मैक्सवेल इक्वेशन बताओ, किसको याद है। मैम किसकी? किसकी, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में मैम किसकी मैम पूछ रहे हो? डेल डॉट ई, सेकंड डेल मैक्सवेल एल इक्वेशन। डॉट ई मैं डेल इक्वल्स टू डॉट रो ई अपॉन इक्वल्स टू अपसाइलन नॉट। माइनस डीबी बाई dt था हाँ, सर मैम। फ्री स्पेस है तो फिर वो रो वाली साइड जीरो हो जाएगी। सारे अलग अलग बोल रहे हैं। मैम मैम डेल डेल डॉट क्रॉस डेल डॉट ई ई इक्वल्स टू इक्वल्स टू रो माइनस डीटी अपॉन बाई dt। अपसाइलन नॉट। अब साइलेंट नोट वाली तो मैम फर्स्ट थी। हाँ हाँ, जी डेल मैम, मैं तो क्रॉस सारी ई बता रही इक्वल्स थी टू जो जीरो। आप कह रहे हो। मैम डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू जीरो। नहीं मैम, माइनस डीबी बाई dt।
माइनस हाँ डीवी हाँ बाई dt। ये थी सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। देख लो, आगे अभी भी गलत बोल रहे हो। अलका ने बोला था 0। अच्छा, हमारे पास सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन ये थी, ठीक है। मैंने इसके साथ किया है, आप डेल क्रॉस बी के साथ भी काम कर सकते थे, सेम ही चीज निकल के आएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड कर्ल करना है, ठीक है। मेरे पास ये एक सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है। इसमें क्या है, अगर मैं बोथ साइड कर्ल ले लूं, कर्ल का क्या मतलब होगा, डेल क्रॉस ई। कर्ल यही होती है, कर्ल मतलब डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, इज इक्वल टू माइनस करली बाई करली टी डेल क्रॉस बी, यही होगा। अब इस पे आपको एक फॉर्मूला याद करवाया है या फिर नहीं, इसका फॉर्मूला करवाया है मैम। करवाया है। क्या होता है फॉर्मूला? सेकंड कर्ल वाला माइनस माइनस में हो जाएगा मैम। ये होता है डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस करली बाई करली टी डेल स्क्वायर बी। मैम फिर ऐसा फॉर्मूला नहीं किया है, मुझे लगता है। ये नहीं क्या किया। हुआ? किया ये नहीं हुआ। किया मैम। नहीं किया? नो नहीं मैम, मैम। फिर याद, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल किया है। यही यूज होगा मोस्टली। इसको याद कर लो फिर, डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस, ये तो हमारा है ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, तीन क्रॉस खोलने का। अब एक चीज देखो, डेल डॉट ई हमने किया है क्या, इसका रिजल्ट क्या हमने इसका रिजल्ट किया है? 0 मैम। यस मैम 0। हाउ इट्स 0? डेल डॉट ई 0 कैसे हुआ? मैम माइनस डेल वन। डेल और क्रॉस एप्सिलॉन नॉट बी नहीं जो है मैम। वो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन लगेगी ना इसमें। मैम फर्स्ट लगेगी, फर्स्ट लगेगी। नहीं डेंसिटी बाय एप्सिलॉन ना नॉट। कर्ल वाले वो डॉट मैम में डेल डॉट बी 0 है, गलती से बोल डेल दिया डॉट 0। रो बी बाय डॉट एप्सिलॉन नॉट। डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट नए मैक्सवेल बच्चों को इक्वेशन आएगी छोड़ के मैम ना, इसमें। डेल डॉट फोर्थ इज वाली इक्वल कौन टू सी आएगी वाली मैम। रो आएगी ओवर बच्चों? एप्सिलॉन फोर्थ नॉट। मैम फोर्थ फर्स्ट वाली आएगी। इक्वेशन रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। नए बच्चों को, हाँ जी गगनदीप यही आएगी। बाकी नए बच्चों को छोड़ के ना बाकी सबकी पिटाई करने वाली है। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन तक याद नहीं है। मैम ये मैं इसमें ये नहीं आएगी डेल क्रॉस बी में। डेल डॉट ई की मैम बात वो इसमें कर तो रही अपॉन हूँ। फर्स्ट आएगी। एप्सिलॉन नॉट। इसमें फर्स्ट आएगी मैम। मेरा दिमाग करी, चलो और दिया है किनारे पे। डेल डॉट ई की वैल्यू होती है रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा रो बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू करली बाय करली टी डेल क्रॉस बी। यहाँ पे देखो, अगर मैं चार्ज फ्री स्पेस की बात करूं या फिर मैं फ्री स्पेस की बात करूं जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो रो की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। अगर हम चार्ज फ्री स्पेस की बात करें तो वहां पे रो की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो अगर रो की वैल्यू 0 आई तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है। ये तो सारी टर्म 0 बन जाएगी, माइनस के साथ माइनस कैंसल। तो डेल स्क्वायर ई की वैल्यू बनेगी करली बाय करली टी डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस बी की वैल्यू बोलो जल्दी से, क्या होगी? डेल क्रॉस बी की वैल्यू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी। म्यू नॉट जे। म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई बाय कर्ल टी। अब मैं बात कर रही हूँ चार्ज फ्री स्पेस की, तो ये भी क्या बनेगा, 0। अगर चार्ज ही नहीं है तो करंट कहाँ से आएगा? तो म्यू नॉट जे भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास डेल क्रॉस बी की वैल्यू बनेगी करली बाय करली टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी इनटू
म्यू नॉट ऑफ साइलन नॉट बाहर निकल आएंगे, ये बन गई इक्वेशन। इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं है ये, मैंने लिखा है डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ साइलन नॉट डेल स्क्वायर ई बाय करली टी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बनेगी। यस, ये चीज बनेगी। अच्छा, अब उसके बाद ऐसे ही आप बी के लिए फाइंड कर सकते हो, ऐसे ही आप बी के लिए फाइंड कर सकते हो। फाइंड करके देखो, आप स्टार्ट करोगे, मैंने डेल क्रॉस ई से स्टार्ट किया है, आप डेल क्रॉस बी से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, इसका बोथ साइड कर लो और मुझे वैल्यू निकाल के बताओ क्या बनेगी जल्दी से। इसकी वैल्यू क्या बनेगी जल्दी से निकाल के बताओ। मैम किसका करना, फिर से रिपीट करना। देखो, मैंने पहले किया था डेल क्रॉस ई का कर्ल लिया, डेल क्रॉस ई का लिया, अब आप लो डेल क्रॉस बी का कर्ल, सेम चीज करो, ये लेके इसका कर्ल करो, फिर वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन निकल के आती है ऐसे में, ऐसे वाली इक्वेशन आ रही है या फिर नहीं। मैम इट्स डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। नहीं, नहीं, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। 0 गलत है, पता नहीं। करो ट्राई दोबारा से। ओके, मैं बोल रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, सेम निकल के आएगी, बस एक चेंज आएगा, वो चेंज आपने बताना है क्या आएगा। मैम डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल क्रॉस कर्ल ई बाय कर्ल टी। पहले सब्स्टिट्यूट करो आगे, डेल क्रॉस मैम ई की। डेल क्रॉस ई मतलब कि जो ई कर्ल बाय कर्ल टी है वो बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि डेल ठीक है में तो मैम। वो आएगा ही नहीं ना, डेल एक्स वाई जेड है, वो टी का तो फंक्शन ही नहीं है। मैम ये करना प्लीज। मैम सारा कुछ सेम आ जाएगा, ई की जगह बी आएगा बस। मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं कर रही, मेरे मार्कर नहीं चल रहे, तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। देखो, ये है, डेल क्रॉस करना है आपने, कर्ल लेना है दोनों साइड, ये बनेगा म्यू नॉट डेल क्रॉस जे। पहली चीज, अगर मैं फ्री चार्ज मींस फ्री ऐसी स्पेस की बात कर रही हूँ जहाँ पे चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, अगर चार्ज डेंसिटी है ही नहीं तो जे की वैल्यू 0, तो मुझे फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली थी डेल क्रॉस ई हो जाएगा, कि मैंने बोथ साइड डेल से क्रॉस प्रोडक्ट किया है। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाया, तो डेल डॉट बी डेल डॉट बी माइनस माइनस डेल स्क्वायर बी बी इज इक्वल इज टू इक्वल टू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल बाय कर्ल टी माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ई की वैल्यू ये कर्ल थी, बाय कर्ल टी।
आगे डेल डॉट बी हो गया 0, तो माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल एप्सिलॉन डॉट नॉट। बी, यस डेल डॉट बी ऑलवेज 0 रहता है, माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो डेल स्क्वायर बी किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल। मैम हाँ म्यू जी, साइलेंट नोट उसके बाद कर्ल बाय कर्ल टी उसके बाद क्या लिखा है, विजिबल नहीं है बोर्ड। तो क्या लिखा है, माइनस कर ली बी बाय कर्ल टी। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज। तो ये वेव इक्वेशन आई यस। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, ये आई मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता है, सी मैम क्या होती है। हाँ जी, ये इतनी क्वेश्चन याद रह जाएंगी पेपर टाइम में। प्रैक्टिस, मैंने आपको एक मेथड बताया था याद करने का, बताया था एक दिन, नहीं मैम। नहीं बताया। नहीं मैम। क्या है, आप ना एक कॉपी लगाओ, छोटी सी कॉपी लगानी है जो आपके हर टाइम आपके हाथ में होनी, हर टाइम आपके पास होनी चाहिए। एक कॉपी लगाओ, मैं डेली के डेली जो आपको करवा रही हूँ, ठीक है, उसको डेली के डेली पेज पे लिखते जाओ। जो चीज याद करनी है आपने, वो चीज लिखो डेली के डेली, और उसको दिन में 10 बार रिवाइज करना है आपने, 10 बार। देखो, आज मैंने क्या करवाया है, टोटल 5-6 चीजें नहीं करवाई होंगी जो आपने याद रखनी है पेपर में। दिन में उसको 10 बारी करके देखोगे, 10 बारी याद करोगे, आपकी आंखों से निकलेगी, हो जाएंगी चीजें याद पेपर तक। ठीक है इसको मैम। ना आप ना अभी आज से सफल हो गए, यही काम करोगे। एक कॉपी बनाओ, ईडी से स्टार्ट करो, ठीक है। ईडी के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो, वहां से देखो कि हाँ मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या करवाया था, याद करने के लिए उसको फर्स्ट पेज पे लिख लो, फिर ऐसे सेकंड पेज। डेली के डेली आपका ये होमवर्क होना चाहिए, लेक्चर के साथ बाद में साथ के साथ। ये लेक्चर खत्म हुआ, 5 मिनट लगाओ, लिखो कॉपी पे कि क्या क्या करवाया है मैंने। पेपर के टाइम ना फिर वो कॉपी बढ़ी जाएगी आपसे, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी चीजों, पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहा करो साथ ही साथ। दिन में 10 मिनट भी मिलते हैं अगर आपको फ्री, तो 10 मिनट को कॉपी उठा के देखा करो कि हाँ पिछला वाला क्या क्या करवाया हुआ है, ऐसे ही याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। ऐसा करना, सारे कॉपीज लगाना आज, और कल फोटो खींच के भेजना कि हाँ हमने किया है ये सबने। करोगे ये चीज। यस मैम। कर देंगे मैम, हमारा ही फायदा है। हाँ, आपका ही फायदा है। ठीक है, सारे कॉपीज लेके आना और करना ये काम स्टार्ट। देखो, डेरिवेशन उस कॉपी में आपने डेरिवेशन नहीं लिखनी है, जो चीज याद करनी है ना वो लिखनी है, जो आपको पेपर टाइम पे कि हाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये था, इसमें एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू ये होगी, और जैसे क्वेश्चन बी ई और बी में कितना एंगल होता है वो लिख लोगे। तो जो चीजें मैंने बोली थी इंपॉर्टेंट है वो सारी लिखते जानी है आप। एक्सक्यूज मैम मी मैम। ऐसे डिस्क का और रिंग का ना याद किया था, बट मैम वो तो सब मिक्स हो जाता है दोनों आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मैम। एक्सक्यूज समझे मैम। नहीं। हाँ जी गगनदीप। ये दोनों जो इक्वेशंस की हमने, इसके हेडिंग क्या डालने हैं? जस्ट ये डेल क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ई इज इक्वल क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं, वो तो चैप्टर का नेम होगा ना। ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन। वेव इक्वेशन निकल के आई है वैसे ही। वेव ओके, इक्वेशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस निकल के आई हैं, ये वेव इक्वेशन है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक आपको सी की वैल्यू पता है, सी मींस स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है 1/√μ0 ε0। यस। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस रूट को हटा दूं तो ये बनेगा सी स्क्वायर मैम 3 वन इंटू बाय 10 रूट। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड नहीं होता। नहीं, ये भी होती है वैल्यू। मैंने तो सी ये आज ही की है। ईएम इसी से वेव है मैम, निकलती है ये वो ईएम वैल्यू, वेव इसी से जो है। निकलती है। 3 × 10⁻8 वाली इसी से निकलती है। यहीं से निकलती है ये। म्यू नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जितेंद्र क्या बोल रहा था। ठीक है मैम।
अच्छा, आप बोल रहे थे कि सी की वैल्यू इतनी होती है 3 × 10⁸ हाँ मैम जी। साइंस वालों को इतनी याद है, वो फिजिक्स वालों को याद होगी मैम ये। मैम ये ये ईएम वेव के चैप्टर में है। हाँ जी, ये वहाँ इतनी पे होती है सी की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ यहीं से निकल के आया है, याद कर लो ये सी। अभी यहाँ पे आपको चाहिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। जब भी आप बातें करने लग जाते हो मेरा मास्क पड़ जाता है, तो ये भी गया। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। तो यहाँ से डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को 1/c² लिख रही हूँ। ठीक है, ये बनी, एक बनी डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/c² डेल स्क्वायर बी बाय कर्ल बी। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे ट्रेवल करती है? वो ट्रेवल करती है, फ्री स्पेस की बात कर रही हूँ अभी, फ्री स्पेस की बात कर रही हूँ, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। जो फोटोन्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं ना, तो यहाँ स्पीड आ जाएगी सी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला करवाया है, एक तो ये वेव इक्वेशन लर्न करो, सी की वैल्यू अगर किसी को याद नहीं है तो वो लर्न करनी है आपने। ठीक है मैम मैम हाँ फ्री जी, स्पेस कौन सा होएगा मैम? जो ऊपर वाले स्पेस की बात कर रहे हैं, अपना इन्वायरमेंट तो नहीं होगा ना मैम फ्री स्पेस? क्योंकि अपने इन्वायरमेंट में तो हमारे मतलब मॉलिक्यूल्स हैं कुछ ना कुछ। जहां पे चार्ज डेंसिटी अगर मैं 0 मान लूं, उस फ्री स्पेस की बात करूं अगर मैं, आप वैक्यूम मान सकते हो? यस यस। मैम। वैक्यूम मान लो उसको। वैक्यूम में कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखो, आप मैथ्स में एक चीज करते हो, मैथ्स में आप कौन सी चीज करते हो? वो करते हो कि ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, अब आप क्या फाइंड करोगे? इसका सोल्यूशन फाइंड करोगे। ठीक है, अब आप इसका सोल्यूशन फाइंड करोगे। सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? ई को, जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? ई इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर आइटा px माइनस ओमेगा टी। ये मेरे को लगता है विजिबल नहीं होगा, आप लोगों को मैं कॉपी पे करवा दूं या फिर दिख रहा है? दिख रहा है मैम। ये तो मैम दिख रहा है। चलो ठीक है, चला लो काम आज के दिन। देखो, जो इस ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या निकल के आएगा? ई। ठीक है, ई अगर ई की फॉर्म में इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन ई होगा, अगर बी की फॉर्म में है तो उसका सोल्यूशन बी होगा। तो ई की वैल्यू क्या होगी? ई नॉट। ई नॉट क्या है? मैग्नीट्यूड है एनर्जी का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इनटू, या फिर मैग्नीट्यूड की बजाय आप क्या बोल सकते हो? एम्पलीट्यूड कितना है वेव का। ठीक है, एम्पलीट्यूड मींस ये जाती है ना वेव, ये कितना एम्पलीट्यूड है इसका, ये होगा ई नॉट। ठीक है, अब ई रेस टू पावर आइटा के क्या बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, के हमें क्या बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक्स हमें के डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन में जा रहा है, साथ में लिख रखी है एक्स, एक्स डायरेक्शन में जा रही है अगर वेव। अगर मैं यहाँ पे जेड लिख देती तो जेड डायरेक्शन में जा रहा होता। ठीक है, अगर मैं जेड लिख देती तो जेड डायरेक्शन में जा रहा होता वो। माइनस ओमेगा डी ये उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगा। ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये बनेगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन देखो, ये है, अगर मैं ये आई क्या मान रही हूँ, ये जे क्या, ये के क्या। ठीक है, अगर प्रोपोगेशन हम के की डायरेक्शन में मान रहे हैं, प्रोपोगेशन के की डायरेक्शन में मान रहे हैं, इस तरफ मैंने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसको ना मैंने z की जगह पे पहले क्या लिखा था? x लिखा था, इसको x ही रहने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम मानते हैं कैसे है? I
जे के, या फिर इसको मान लो आई जे के, ठीक है। ये है प्रोपोगेशन, एक्स डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। तो मैं ई को क्या लिखूंगी यहाँ पे, जे कैप की डायरेक्शन में है ये। ऐसे ही अगर आपने बी वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखोगे, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर, प्रोपोगेशन तो एक्स डायरेक्शन में ही है, माइनस ओमेगा टी, और बी किस डायरेक्शन में है, के, तो यहाँ पे के, सिर्फ इतना चेंज आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको जैसे ये क्वेश्चन दे दी, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बताओ प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में होगी, बताओ प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में होगी, तो जब ए के साथ क्या पड़ा है, अगर एक्स पड़ा है तो एक्स डायरेक्शन में होगी, वाई पड़ा है तो वाई डायरेक्शन में होगी, और अगर जेड पड़ा है तो वो जेड डायरेक्शन में होगी प्रोपोगेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप मींस वाई डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, के कैप की डायरेक्शन में है मींस जेड डायरेक्शन में है, और तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये निकल के आ गया है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट करना है रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। उसके साथ वेक्टर रिफ्रैक्शन, नहीं लगाओगे, हाँ बी जी, वाली के साथ, मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन के साथ मैम कोई वेक्टर नहीं लगाओगे, जैसे ऊपर में लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड जे वेक्टर। ये लगा दिया कि ओके मैम। मैम ये बी के साथ ही होएगा ना मल्टीप्लाई, वो पावर के साथ तो नहीं है ना? हाँ जी ठीक है मैम, नहीं ठीक है। नहीं कैसे है, देखो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है ये एक बाउंड्री है या फिर इंटरफेस बोल सकते हो। इस तरफ फर्स्ट मीडियम है, इस तरफ सेकंड मीडियम है। मैम ये हम क्या कर रहे हैं अब? हम ऊपर टॉपिक लिख लो, रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एट नॉर्मल इंसिडेंस। मैम दोबारा बोलना। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एट नॉर्मल इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन एट ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट नॉर्मल इंसिडेंट, मतलब लाइट नॉर्मल इंसिडेंट कर रही हो, ठीक है, तब ये वाली चीजें करेंगे हम। तो देखो हमारे पास एक ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, इन दोनों को कौन कर रहा है, बाउंड्री, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो जैसे ग्लास है, ठीक है? ग्लास में क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। ग्लास में क्या है, पानी भरा हुआ है, तो जो पानी है वो लिक्विड है, वो मेरा फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। जो ग्लास है उसके बाद अगर आप बाहर आओगे तो ये फ्री स्पेस हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, ये फ्री स्पेस हो गई। तो जो ग्लास है वो बाउंड्री की तरह काम करेगा, एक इंटरफेस की तरह काम करेगा, जो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम को क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बना रहा है, मींस उनमें एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम, ये हमारा सेकंड मीडियम, और इसके बीच में इंटरफेस या फिर बाउंड्री हमारी ये होगी। अब एक मैम वेव फिर यहाँ यहाँ पे पे, रिफ्रैक्शन नहीं आएगा? हाँ जी, यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट नहीं आएगा? रिफ्लेक्शन तो ट्रांसमिशन नहीं बोल आएगा? दिया मैंने, उसको ट्रांसमिशन बोल दिया। ठीक है मैम। देखो एक इंसिडेंट की लाइट, एक लाइट इंसिडेंट की, अगर वो यही मीडियम से टकरा के वापस आ रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर वो आगे वाले मीडियम में चली जाती है तो रिफ्रैक्शन बोलते हो आप इसको, और इसको ट्रांसमिशन भी बोलते हो। ट्रांसमिशन मतलब कि नेक्स्ट मीडियम में ट्रांसपोर्ट कर गई है, वो ट्रांसमिशन हो गई है उसकी, ठीक है। अब एक सेम हमारे पास कंडीशन है, सेम चीज है कि एक वेव आई,
ठीक है, फर्स्ट मीडियम से। जैसे ही वो बाउंड्री पे टकराई, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कितना इंसिडेंट आया था, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है और कितना ट्रांसमिट हुआ है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अगर मैं इसकी आपको डेरिवेशन करवाने लग जाऊं तो 3-4 पेजेस भर जाएंगे, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ये लोग आप पीएससी में करके आए होंगे, ठीक है, उसमें नोट्स में भी दे रखी है, बट डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, अब तो हमारा क्वेश्चन पता चल गया सभी को कि क्या है, कि एक हमारे पास एक लाइट आई जो नॉर्मल इंसिडेंट की, मींस इन दोनों में एंगल कितना है, 90। तो अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट करती है तो इसका कुछ पार्ट, जैसे ही ये लाइट, जैसे ये है, ठीक है, ये इंटरफेस है, ठीक है, ये बाउंड्री है मेरी, तो ये लाइट ऐसे आई, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ नेक्स्ट अगले वाले मीडियम में चला गया। तो कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ, वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू, एक R होगा, एक T होगा, ये क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और ये क्या है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मतलब है, मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, n1 माइनस n2 बाय n1 प्लस n2 रेज टू पावर 2। ये विजिबल है, यस मैम। मैम n1 प्लस n2 है नीचे। हाँ जी, n1 माइनस n2 n1 प्लस n2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4n1 n2 बाय n1 प्लस n2 होल स्क्वायर। ये है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की वैल्यूज इतनी होगी। ये डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर, ये डिपेंड करेगा नीचे मीडियम के ऊपर। स्क्वायर है या होल स्क्वायर है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में? ठीक है, सिर्फ नीचे वाले में मैम स्क्वायर है? हाँ जी, ये ट्रांसमिशन 4n1 में n2 सिर्फ के ऊपर नीचे, भी है। नीचे है स्क्वायर, ठीक है मैम। सिर्फ नीचे है स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन है वो टोटली डिपेंड कर रही है n1 एंड n2 पे। मान लो अगर n1 n2 सेम हो जाए, मींस ये भी फ्री स्पेस है, ये भी फ्री स्पेस है, ठीक है, तब रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है देख के? 0। 0। अगर n1 n2 इक्वल होते हैं तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर सेम मीडियम में वेव इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता चलेगा, अगर आपको आर की वैल्यूज याद रहेंगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू और इसकी वैल्यू कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है याद रखना। ठीक है, बट आपको यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना है कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बीएससी में हम सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंट के लिए ही करते हैं, कि लाइट आई नॉर्मल इंसिडेंट 90 डिग्री पे आके, ठीक है, स्ट्राइक करती है, ये फिर आगे ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा मुझे बताओ, कल सैटरडे है ना? हाँ, कल हम किसी और टाइम पे क्लास ले सकते हैं मॉर्निंग को छोड़ के, क्योंकि फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी चंडीगढ़ में। नहीं मैम, क्या हुआ? मेरा सेटिंग नहीं आएगी मैम। आपकी सेटिंग नहीं आएगी? 12 बजे ले ले आज। नहीं नहीं मैम, सुबह मैम। ही कर ले लेना, आज भी नहीं। मैं उनके साथ इंटरचेंज कर नहीं सकती। अच्छा, मैं आपकी क्लास इंटरचेंज करूँ केमिस्ट्री के साथ?
कल मैम नहीं मैम, केमिस्ट्री के साथ तो बिल्कुल मत करना। क्यों? वो तो टाइम के इतने पक्के हैं ना, अगर उन्होंने 6 बजे बोल दिया वो क्लास 6 बजे ही लगाएंगे, अगर उन्होंने बोला ना 8 बजे छोड़ेंगे तो वो 8 बजे ही छोड़ेंगे। 8 के ऊपर चाहे हो जाए 5-10 मिनट, वो पहले नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, 8 बजे तक होती है क्लास? वैसे तो हमारी फिजिक्स की इस 6 से 8 ही होती है। वो आप मतलब कि जब लिंक भेजते हो ज्वाइन करने में आधा घंटा लगा देते हो, इसलिए हम बोलते हैं भी आप 1.5 घंटे की क्लास ही ले लो, भी वो आधा घंटा मतलब कि हमारा कंज्यूम हो जाए, भी हम सभी 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, मैम वो ले लेंगे, अगर आप पूछोगे तो वो सुबह 6 बजे ले लेंगे। पर मैम वो छोड़ेंगे 8 बजे। आज की क्लास मैं ले लूंगी, वो कल सुबह 6 बजे क्लास ले लेंगे। ओ मैम, फिर बाकी बच्चे 8 बजे, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सेवन हाँ थर्टी जी कह पे। मैम। देना ना मैम को बोल देंगे पहले, जिन 7:30 पे छोड़ देंगे। जैसे मैम जाना ऐसा होता करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे नहीं ना मैम। मैं रोज बोलता हूँ मैम, मैम मतलब कि ना कहेंगे। शाम को मतलब कि मेरी 5 बजे मुझे छुट्टी होती है, घर आने में 15 मिनट तो लगते हैं। मैं उन्हें रोज कहता हूँ भी आप क्लास 15 मिनट लेट कर लो। उन्होंने तो जैसे 6 बजे लिंक भेज दिया, ऐसा नहीं होगा मतलब कि वो क्लास 2-4 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है वो 6:15 तक किसी की वेट करेंगे। 6 बजे लिंक आया तो 6:03-4 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मतलब आप लोगों का रह जाता है 10-12 मिनट? मैम कभी कभार तो ऑफिस से जल्दी निकल जाता हूँ, जाके लगा लेता हूँ, जैसे आज का है, आज का मुझे पक्का पता है मेरा 20 मिनट का आराम से छूटेगा ही छूटेगा। आप क्या करते हो जितेंद्र? मैम मैंने ना अभी वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी डिस्ट्रिक्ट मानसा में ज्वाइन किया है एज अ जूनियर केमिस्ट। अभी तो 1 मंथ भी नहीं हुआ, ऊपर से सख्ताई भी बहुत है। वो प्राइवेट है कोई? नहीं मैम, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है वाटर वर्क्स में, और ओके। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री के लिए ही वैकेंसी थी, हर जिले में थी मैम। बरनाला में फिल हो गई है मेरे ख्याल, मानसा में एक वैकेंसी थी मानसा डिस्ट्रिक्ट में, वो भी फिल हो गई है, वहां पे मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे लगता है शायद एक मलोट में पड़ी है अभी। ओके। उनकी टाइमिंग 9 से 5 है। उससे पहले मैं फ्री था, उससे पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कितने मर्जी बजे क्लास लग जाती। 9 से 5। मैम मैम आप करके देखिए ना, पहले क्या पता वो एक दिन 7:30 चलो, तक ले अरे ले। नहीं, अरे नहीं, ले छोड़ो 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 छोड़ो। हम ऐसा करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। कल सुबह 6 बजे क्लास लगाएंगे, मैं एकेडमी में जाके लगा लूंगी, मैं पहले ही निकल जाऊंगी कल। क्लास ठीक रूम है, में क्लास स्टार्ट ही नहीं करूंगी, मैं ही लगा लूंगी। मैम ठीक है मैम। वैसे भी आपने एक बार तो बाहर से लगाई थी क्लास, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? चंडीगढ़ वगैरह से लगाई थी जिस दिन आपने? अरे नहीं, वो मंडे लगाई थी, सैटरडे शायद। उस दिन इतनी दिक्कत आ रही थी ना, ब्लर हो जा रहा था बोर्ड। हाँ जी मैम, उस दिन तो बहुत ब्लर हो रहा था। हाँ, वो सेम चीज आएगी, तो इसलिए मैं ना कल अकेडमी में जाके 6 बजे लगा लूंगी क्लास, कोई इशू नहीं है। मैम आपने कहीं जाना है? मैं सैटरडे संडे वही होती हूँ चंडीगढ़। ओके मैम। हाँ, मैम अगर मैं आपका घर चंडीगढ़ है? नहीं, वैसे तो पता नहीं ही नहीं मैम, कहाँ है से तो धूरी से। घूमती हूँ। अच्छा, ठीक। मैं फिलहाल धूरी आया हुआ हूँ। क्या हुआ? मैं धूरी ही आया हुआ हूँ। धूरी? हाँ जी मैम। धूरी? धूरी? धूरी कौन है? साढ़े घरे आ जाते हैं। न, मेरी ट्रेनिंग है संगरूर, तो लोकल है? नहीं मैम, मैं मानसा से हूँ ना बेसिकली, बट संगरूर रीजनल लैब में ट्रेनिंग लगी हुई है। ओके। और क्लासेस की वजह से मतलब कि मैं मानसा से अप डाउन तो कर नहीं सकता, ये तो संगरूर में रह रहे हो? तो संगरूर नहीं धूरी रह रहा हूँ मैम, मेरी सिस्टर मैरिड है धूरी। धूरी की ਤੁਹਾਡੇ सिस्टर मैरिड ने किथे? हाँ जी मैम, पाठशाला रोड। बस 5 मिनट की दूरी थी है मेरा घर। आ जाना, मैम कोई गल नहीं करे। अम्बेडकर चौक नहीं है जो, हाँ जी। वहां पे है, वहां पे है।
कोई बात नहीं, आपने ना वो जाना है ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है मैम। ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है मैम। कोई बात बस नहीं, आ जाना कर जिस दिन मैं घर हुई तो। ठीक है मैम। हाँ जी, बस मैं क्लास हाँ जी, खत्म ही है, पढ़ना है। मैं कॉपी पेन पे पढ़ा दूंगी, बट मार्कर तो गए हैं अब ये नहीं मैम, चलेगी कल बात। करवा देना, फिर 7:30 हो गए हैं वैसे भी। आपने तो मैम 9 बजे जाना होता है। मैम पीएम मैम वेव 9 बजे तो पहुंचना होता है ना। अब जैसे मैं अब नहाऊंगा, टाइम लगेगा, रोटी भी खाऊंगा, 8:30 अगर निकलूंगा तो जाके 9 बजे पहुंचूंगा। मैम पीएम वेव का कितना रह गया? ईएम वेव का ज्यादा नहीं है, कल खत्म हो जाएगा। कल मैम खत्म फिर हो ये जाएगा ये। चैप्टर खत्म खत्म। रह गए हैं? क्या हुआ? कितने चैप्टर रह गए हैं इसके बाद? बस थोड़ा सा ही रहता है अब तो, उसके बाद ना हम क्लासिकल स्टार्ट करेंगे। ये ज्यादा नहीं मैम रहता मुफ्त। हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स होगी। मैथमेटिकल फिजिक्स आपकी हो जाएगी मैथ्स में। मैम जिन्होंने फिर मैथ्स का नहीं लिया, फिर वो उनकी कैसे होगी? देखो, जो आपका मैथमेटिकल जो आपको मेंशन किया हुआ है वहां पे, वो क्या है, कर्ल, ग्रेडियंट, ये सब कुछ, वो तो मैंने आपको ईडी में जैसे आपका 1 मिनट मैथमेटिकल मैम वैसे ना सिलेबस आना है अभी, कल लेक्चरर का सिलेबस अपलोड हुआ है, अब देखो क्या चेंज करते हैं क्या नहीं करते। होप सो 1-2 दिन में ओके। सिलेबस आ जाएगा। चेंज कम ही करते सेम ही हैं, होगा। चेंज तो कम ही करते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही वही रहता है। होगा। नहीं, मैथ्स और केमिस्ट्री का सेम चलो रहता है, देखते फिजिक्स हैं, का तो कल चेंज ही होता देखते है हैं हर क्या बार। बनेगा। मैम जैसे हम लोग नए स्टूडेंट हैं, हमें ये कर लो डाइवर्जेंस मैथमेटिकल नहीं फिजिक्स में मैम जो कंटूर इंटीग्रेशन वगैरह है वो तो मेरी बात आई सुनो, थिंक अभी उसमें तो नहीं करवाई। मेरी बात सुनो, अगर किसी ने कर्ल और इंटीग्रेशन करना है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने करना है, वो कल 8 बजे फ्री है। यस कल मैम। 8 बजे फ्री है। 8 बजे तो मैम स्कूल जाना होता है, शायद उसके कारण नहीं सेट आ पाएगा। मैम संडे देख एक्चुअली लेना आप। मैंने संडे कर लेना मैम, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैम आपने संडे कर मैग्नेटिक लेंगे। करवा दिया चैप्टर? मैग्नेटिक फील्ड, क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर करवा दिया? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी, वो कोई बात नहीं, आपको करवा दूंगी मैं। मैम जैसे मैथ्स में हमने मैथमेटिकल मतलब मैथ्स वाला नहीं लिया, तो फिर मैथमेटिकल फिजिक्स होगा या कैसे रहेगा? मैथमेटिकल फिजिक्स आपको पता है कौन सा सिलेबस देख रहे हो, शायद लेक्चरर कैडर वाला। जी मैम, हो मेरे मैम दूसरे में। अकॉर्डिंग, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। नहीं मैम, इसमें लैपलेस इक्वेशंस वगैरह या फोरियर सीरीज वगैरह है ना, तो ओ, और वो तो कंटूर करवाएंगे इंटीग्रेशन आपको, वगैरह वो इसी में आते हैं। वो तो करवाएंगे आपको। 1 मिनट रुको, मैं ना खोलती हूँ सिलेबस। कहाँ गया? मैम जो हो चुका है उसकी फिर हम रिकॉर्डेड वीडियोस देखें? हाँ जी, मैं वो भेज दूंगी आपको, सीरीज में देख लेना। अभी ना मैं क्यों मैम, सिलेबस देख रही हूँ ਇਹ 60 ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ऐप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ में। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਔਰ मेरे ना ਕੰਟੂਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ सिलेबस ਦੇ। नहीं मिल रहा। एज इट इज तो है नहीं मैथमेटिकल फिजिक्स। मैम कल परसों तक नया सिलेबस आ जाएगा, तभी चेक कर लेना ना। अब तो मैंने खोल लिया है, नहीं मैथमेटिकल आपको पता। आप गगनदीप कहाँ पे देख रहे हो? आप देख रहे हो उस पे अपना लेक्चर कैडर का सिलेबस देख रहे हो,
और जो नहीं मैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे ना 3704 का पेपर था ना उसमें था जी, मैथमेटिकल फिजिक्स। उसके बाद इन्होंने ना मतलब कि जो हमारा बैकलॉग वाली पोस्टें आई थी इसमें इन्होंने फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा कम कर दिया था। 3704 से पहले भी फिजिक्स का सिलेबस रिवाइज हुआ था। हाँ ऑलमोस्ट जी, फिजिक्स का सिलेबस हर बार रिवाइज होता है। हाँ जी, उसमें क्या था, उसी में ये प्रॉब्लम थी कि वहां पे ना लेक्चर डेटर जैसा सिलेबस डाला हुआ था, तो वहां पे पेपर में आपको फोरियर सीरीज कॉम्प्लेक्स बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे थे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फिजिक्स के पोर्शन में, वो देखे होंगे आपने, मैंने भी ये चीज देखी थी। बट अगर आपका यही वाला सिलेबस रहता है तो आपको फिजिक्स के पोर्शन में तो नहीं आएगा फोरियर। ओके ओके। हाँ जी, अगर आएगा तो चलो नए सिलेबस में पता चल हाँ, जाएगा ना। वो तो करवाएंगे, अगर आता है आपके वो तो करवाया जाएगा आपको, चाहे वो फिर अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स में ही करवाया जाएगा आपको। ठीक है मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियोस कहाँ पे है? मैम कर दे किसकी? हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियोस कहाँ पे है? वो उसमें तो नहीं है। ऐप पे एक्चुअली मेरी ना कल वो वीडियो रह गई थी एक, बाकी तो अपलोड हो गई है, एक अटैच करनी रह गई है बस। मैम लेकिन मुझे तो शो ही नहीं हो रही है। आपको कैसे शो होएंगी जब तक मैं अटैच नहीं करूंगी, आपको दिखाऊंगी नहीं। लेकिन मैम आप कह रहे हो ना कि एक वीडियो रहेगी, बाकी तो अपलोड कर दी। अच्छा, नहीं नहीं, देखो पहले अपलोड होती हैं फिर अटैच होती हैं ऐप में, वो अटैच नहीं हुई है अभी, ओके मैम। ग्रुप में भेजी हुई है मैंने, बट वो ना प्रॉब्लम आएगी आपको सीरीज में, वो कर दूंगी मैं आज पक्का। मैम वो मैग्नेटिक फील्ड का भी नहीं है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड वाला कौन सा है उसमें? हाँ वो भी करवाया हुआ है सारा, वो मैं डाल दूंगी। ओके मैम। हाँ जी, वो मैं डाल दूंगी। मैम टेस्ट ईडी का अभी ना कुछ बच्चों को करवा के आप लोग याद भी नहीं करवाते, टेस्ट आपका पड़ा ही है बनाया हुआ। डाल दे दो दूं ऐप में बाकी, मैम, आपको बाकी कर डाल दूंगी, देंगे। ठीक हाँ है, जी मैम। डाल देती हूँ फिर मैं। हाँ जी मैम। ठीक है, थैंक यू डाल मैम। दूंगी फिर मैं। ओके ओके।